जरा सोचिए कि आज के जमाने में कोई कंपनी सिर्फ अपना सामान न बेचे, बल्कि वो सरकार चलाने लगे, टैक्स वसूले, अपनी खुद की सेना रखे। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम इसी की पड़ते खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई कि खुद ब्रिटिश सरकार को उस पर लगाम कसने के लिए एक के बाद एक कानून बनाने पड़े। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं कानूनों ने अनजाने में ही सही उस भारत की नींव रख दी जिसे हम आज जानते हैं। ये सवाल वाकई हैरान करने वाला है नहीं कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ने एक पूरे देश को चलाना शुरू कर दिया। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये सत्ता, लालच और नियंत्रण की एक लंबी कहानी है, जिससे हम कुछ बहुत ही अहम पड़ावों में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कंपनी इतनी ताकतवर बनी कैसे। फिर देखेंगे कि उस पर पहली लगाम कैसे और क्यों कसी गई, और फिर कैसे धीरे धीरे एक पूरी सरकार का ढांचा ही तैयार हो गया। तो हमारा पहला पड़ाव है शक्ति की समस्या। देखिए, कहानी में असली नोड तब आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह जाती, बल्कि वो एक शासक बन जाती है। और सारी की सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, साल 1600 में ये कंपनी व्यापारियों की तरह भारत आई थी, लेकिन 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस एक जीत ने कंपनी को भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना दिया, और इसी जीत के दम पर 1765 में उस वक्त के कमजोर मुगल सम्राट शाह आलम को उन्हें दीवानी अधिकार देने पर मजबूर होना पड़ा। और बस यही था वो ऐतिहासिक मोड़। तो ये दीवानी आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे उस वक्त के सबसे अमीर प्रांतों से टैक्स वसूलने का और दीवानी मुकदमों का फैसला करने का हक था। मतलब सरकार का पूरा खजाना अब एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में था। जरा सोचकर देखिए, एक कंपनी जिसके शेयर लंदन में खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो भारत में करोड़ों लोगों से टैक्स वसूल रही थी। ये लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया था। कंपनी की ये बेहिसाब ताकत और उसके अफसरों के भ्रष्टाचार की खबरों ने ब्रिटिश संसद को नींद से जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसे दैत्य को जन्म दे दिया है जो अब उनके ही काबू से बाहर हो रहा है। इसलिए 1773 में उन्होंने इस पर पहली लगाम कसने की कोशिश की, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते। तो इस एक्ट का सीधा सा मकसद था, जो पावर इधर उधर बिखरी हुई थी उसे एक जगह पर लाना, सेंट्रलाइज करना। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अंडर कर दिया। मतलब अब सारे बड़े फैसले एक जगह से होंगे। फिर कंपनी के जो अधिकारी थे वो तो एकदम बेलगाम हो चुके थे, तो उनके बर्ताव पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। और जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ थी, प्राइवेट ट्रेड और रिश्वतखोरी, उस पर लगा दी गई पूरी तरह से पाबंदी। और सबसे जरूरी बात, अब कंपनी को अपनी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी। ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की तरफ उठाया गया पहला और बहुत बड़ा कदम था। लेकिन 1773 का एक्ट काफी नहीं था, उसमें कुछ कमियां थीं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए करीब करीब एक दशक बाद एक और बड़ा कानून लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे दोहरी सरकार या ड्यूअल कंट्रोल कहा जाता। असल में ब्रिटिश सरकार ने समस्या की जड़ को पहचान लिया था। कंपनी अब एक ही शरीर में दो आत्माओं की तरह थी। एक आत्मा थी व्यापारी की, जिसे सिर्फ मुनाफा चाहिए था, और दूसरी आत्मा थी शासक की, जिसे राज करना था। पिट्स इंडिया एक्ट इसी कंफ्यूजन को, इसी संघर्ष को सुलझाने की एक कोशिश थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? दोहरी सरकार। कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उनसे कहा गया, देखिए, आप लोग सिर्फ व्यापार संभालिए, कमर्शियल मामले देखिए। वहीं सारे बड़े और राजनीतिक फैसले, जैसे कि जंग, संधि और प्रशासन, इन सब के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी सरकार को जवाब देता था। साफ साफ बंटवारा हो गया, व्यापार कंपनी का, लेकिन राज सरकार का। पावर का ये बंटवारा एक बहुत ही बड़ा कदम था। और इसी एक्ट से ये बात भी साफ हो गई, अब कंपनी के इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। ये एक खुला संकेत था कि असली मालिक अब ब्रिटिश क्राउन है, कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं। इसके बाद शुरू हुआ चार्टर एक्ट्स का एक लंबा दौर।
चार्टर का मतलब था कंपनी को व्यापार करने का शाही लाइसेंस। अब ब्रिटिश संसद हर 20 साल में इस लाइसेंस को रिन्यू तो करती थी, लेकिन हर बार रिन्यू करते वक्त वो कंपनी की शक्तियों पर थोड़ी और कैंची चला देती थी। यहाँ एक बहुत ही साफ ट्रेंड देखने को मिलता है। 1793 में कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी व्यापार पर एकाधिकार, उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन 20 साल बाद यानी 1813 तक ब्रिटेन में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहाँ के दूसरे व्यापारी भी भारत से ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए कंपनी का ये एकाधिकार खत्म कर दिया गया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ये एक तरह से कंपनी के एक व्यापारिक ताकत के रूप में अंत की शुरुआत थी। चलिए अब 1833 के एक्ट पर आते हैं। ये एक बहुत ही निर्णायक पल था जिसने कंपनी के कैरेक्टर को ही पूरी तरह से बदल दिया। 1833 के एक्ट ने तो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक ही लगा दी। मतलब अब कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही, उसका सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत पर शासन करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह। और इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरे भारत के लिए एक सेंट्रलाइज सरकार बनाने की कोशिश थी, जहां कानून बनाने की सारी शक्ति एक ही इंसान के हाथ में हो। और अब हम आते हैं सीरीज के आखिरी चार्टर एक्ट पर, जिसने एक मॉडर्न सरकार की शक्ल बनानी शुरू कर दी। तो ये था आखिरी चार्टर एक्ट। और पता है, इसी एक्ट ने एक मॉडर्न सरकार के कुछ सबसे जरूरी हिस्से बनाए। पहली बार सरकार के दो सबसे बड़े कामों को अलग अलग किया गया। एक कानून बनाना यानी लेजिस्लेटिव काम, और दूसरा कानून को लागू करना यानी एग्जीक्यूटिव काम। इसके लिए बकायदा एक मिनी पार्लियामेंट जैसी संस्था भी बनाई गई। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। साथ ही जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान था, वो अब कम से कम कागजों पर तो भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा हिंट एक बहुत छोटी सी बात में छिपा था। इस बार कंपनी के राज को 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसका मतलब साफ था कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे कंपनी का शासन खत्म कर सकती है, और अंत अब सच में बहुत करीब। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कैसे एक आउट ऑफ कंट्रोल कॉरपोरेशन से एक पूरे प्रशासन की नींव पड़ गई? तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये एक बहुत ही धीरे धीरे हुआ बदलाव था। कहानी एक व्यापारी से शुरू हुई जिसे शासन करने का हक मिल गया। फिर उस शासक पर लगाम कसी गई, उसकी शक्तियों को बांटा गया, फिर उससे उसका व्यापार ही छीन लिया गया, और आखिर में उसी के ढांचे पर एक पूरी सरकार खड़ी कर दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आखिरी चार्टर एक्ट तक इस पूरे बदलाव में लगभग 80 साल लगे। और ये कोई एक दिन में बनी हुई सोची समझी योजना नहीं थी। ये एक रिएक्शन वाली प्रक्रिया थी, जहां हर बार एक नई समस्या के जवाब में एक नया कानून बना दिया जाता था।